हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, चैप्टर नंबर 24। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने या फिर अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, तो उसके बारे में एक बार हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने रक्त परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में बात की थी कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जो परिवहन का कार्य करता है या वहन करने का कार्य करता है। अब किसका वहन करेगा? O2, CO2 एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल या पोषक पदार्थ। तो वह सिस्टम जो पोषक पदार्थ CO2 एंड O2 का वहन करने का कार्य करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उनके बाद हमने बात की थी कि परिसंचरण तंत्र की खोज है या सबसे पहले उसके बारे में बताया था विलियम हार्वी। किसने बताया था? विलियम हार्वी ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। उनके बाद में हमने परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार हमने पढ़े। एक तो खुले ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? धमनी व शिराएं अनुपस्थित होती है, जो ब्लड होता है वो बॉडी में ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। और एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, जो इंसेक्ट आते हैं या कीट पतंगे आते हैं, उसमें इस प्रकार का सिस्टम या तंत्र आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने बात की थी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या बोला था कि इसमें जो ब्लड होता है या जो तरल पदार्थ होता है वो किसमें प्रवाहित होता है? धमनी व शिराओं में प्रवाहित होता है। और इस प्रकार का सिस्टम या तंत्र आपको देखने को मिलेगा, या बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलेगा मनुष्य में या स्तनधारी में। इनके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा ब्लड या रक्त के बारे में। तो ब्लड के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा है? ब्लड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने कि ब्लड का कलर रेड होता है, ब्लड का pH 7.4 होता है, ब्लड की क्षारीय प्रकृति होती है क्योंकि इसका pH 7.4 है, तो क्षारीय प्रकृति हो गई। इसके साथ साथ में हमने ब्लड का कंपोजिशन या ब्लड का संगठन भी हमने पढ़ा है। तो ब्लड के संगठन में हमने पढ़ा था कि ब्लड के दो भाग होते हैं। तो पहला भाग तो कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है, और दूसरा क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती है। बाद में हमने प्लाज्मा के बारे में बात की थी। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% या 55% क्या होती है? प्लाज्मा होती है, और शेष 45% क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती है। हमने उनके बाद में प्लाज्मा पीले रंग का पदार्थ होता है। उनके बाद में इसमें कौन कौन से मटेरियल इसमें उपस्थित होते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक व आयंस के बारे में हमने बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड सेल्स या कार्पासूल्स। आज हम बात करेंगे ब्लड कार्पासूल्स के बारे में या रक्त कणिकाओं के बारे में। तो रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है वो 45% होती है। देखो, हम 100 ml ब्लड को अगर हम माने तो उसमें 45 ml तो क्या होता है? रक्त कणिकाएं होती है, और 55 ml क्या होती है? प्लाज्मा होती है। यानी 45% क्या होती है? टोटल ब्लड की रक्त कणिकाएं होती है, या टोटल रक्त का 45% क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती है। अगर हमें ब्लड में से परसेंटेज निकाले, रक्त कणिकाओं की कुल परसेंटेज को अगर हम निकालते हैं, तो उसका जो मान आता है उस मान को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोक्रिट वैल्यू या मान। तो हेमेटोक्रिट मान क्या होता है? हृदय में रक्त कणिकाओं की जो प्रतिशत होती है उसी प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोक्रिट मान या वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एक ब्लड में रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता कितनी है वही क्या कहलाएगी? उसकी हेमोक्रिट वैल्यू कहलाएगी। अब हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में, जो कि ब्लड का या रक्त का दूसरा भाग होता है रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं की जब हम बात करते हैं तो ब्लड में आपको मुख्यतः 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं आपको देखने को मिलेगी। पहले कौन सी होती है? आरबीसी। आरबीसी की इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स या कार्पासूल्स। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिका। ठीक है, या इसको बोलते हैं श्वेताणु। इसका दूसरा नाम आता है इरिथ्रोसाइट, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये इसके 3 नाम। ठीक है, या तो इसको आरबीसी बोलेंगे। आरबीसी की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, या ये लाल रक्त कणिकाएं श्वेताणु नहीं, रक्ताणु। ठीक है, और इसका दूसरा नाम आता है इरिथ्रोसाइट।
उनके बाद में रक्त कणिकाओं का दूसरा भाग आता है या दूसरी टाइप आती है WBC। WBC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पासूल्स, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेताणु। ठीक है। अब तीसरा आता है बिंबाणु। बिंबाणु को हिंदी बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब हम तीनों की अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम RBC के बारे में बात करेंगे, फिर WBC के बारे में बात करेंगे और फिर बिंबाणु के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RBC के बारे में। तो RBC के बारे में सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा है? निर्माण। इसका निर्माण, RBC का निर्माण। इनसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है कि ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। इसमें होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो या अस्थि मज्जा होता क्या है? जो अस्थि का क्या अर्थ होता है? हड्डियां। तो हड्डियों के बीच में जो खोखली जो जगह होती है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है। और वहीं पर ही किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड का निर्माण किससे मिलकर के होता है? रक्त कणिकाओं से व प्लाज्मा से, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ब्लड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे रक्त कणिकाओं में सबसे पहले हम RBC के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो RBC का निर्माण भी कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में होगा। यहाँ पे सबसे पहले RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उनके बाद में देखो यहाँ पे मैंने लाल रक्त कणिका या एरिथ्रोसाइट, हमने देखो शुरुआत में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड कैसा होता है? तरल स्योंजी उत्तक होता है। ब्लड कैसा होता है? तरल स्योंजी उत्तक होता है। यहाँ पे उत्तक बोला है, तो उत्तक का निर्माण किससे मिलकर होता है? उत्तक की परिभाषा हमने पीछे पढ़ी है कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। तो यहाँ पे ब्लड भी क्या है? एक उत्तक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल रही है। कौन कौन सी कोशिका? RBC कोशिका, WBC कोशिका और ये प्लेटलेट्स या बिंबाणु है, ये भी कोशिकाएं होती है। यहाँ पे 3-4 प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल रही है और कौन सी उत्तक का निर्माण कर रही है? ब्लड का निर्माण कर रही है। और उत्तक का नाम कौन सा होगा? तरल स्योंजी उत्तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो RBC के बारे में बात करें, सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उनके बाद देखो यहाँ पे RBC क्या होती है? एक कोशिका होती है। कोशिका के बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि कोशिका है, बाहर कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है और उसके अंदर कोशिकांग होते हैं, उसमें केंद्रक होता है। लेकिन RBC जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी केंद्रक वहीन होती है। इंपॉर्टेंट बात है कि RBC के अंदर केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। कोशिका की जो शेप या आकृति होती है वो वर्ताकार होती है, वर्ताकार या गोरीय होती है। गोरीय क्या आकृति होती है RBC की। उनके बाद में इसकी संख्या की बात करें, मनुष्य या ह्यूमन बॉडी में इनकी संख्या कितनी होती है? RBC की संख्या या कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है ब्लड में? तो अगर हम बात करें पुरुष की, अगर हम बात करें पुरुष की, अगर हम बात करें या मेल की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या होती है 52 से 55 लाख पर घन मिलीलीटर। ठीक है। इसकी संख्या 52 से 55 लाख पर घन मिलीलीटर इसकी संख्या होती है किसमें? पुरुष में। इसी प्रकार जब हम महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में इसकी संख्या कितनी होती है? 45 से 47 लाख पर घन मिली। इस महिलाओं में इसकी संख्या होती है। दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यदि ब्लड में इसकी संख्या घट रही है या बढ़ रही है, RBC की संख्या अगर बढ़ेगी या घटेगी, अगर बढ़ रही है या घट रही है तो क्या है? कोई ना कोई उसमें डिजीज है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड की टेस्टिंग करते हैं ना, तो ब्लड की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें हीमोग्लोबिन देखते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है, ब्लड में RBC कितनी है, WBC कितनी है, ये हम इसकी सारी जांच करते हैं। तो इसके बीच में आती है तो नॉर्मल है। अगर 55 लाख से ज्यादा और 52 लाख से कम आ रही है तो क्या है? कोई ना कोई डिजीज है उसमें। तो यह हो गई इनकी संख्या। उनके बाद हम बात करते हैं जीवन काल। अब एक कोशिका का, जब हम कोशिका की अगर हम बात करते हैं, कोशिका का क्या होता है? एक फिक्स जीवन काल होता है। ठीक है ना। कोशिका की अलग अलग प्रकार होती है, जैसे जनन कोशिकाएं होती है, कायल कोशिकाएं होती है। उसी प्रकार ये हम RBC की अगर हम बात करें तो RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है
120 दिन के बाद में उनकी इस आरबीसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। क्या है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। आरबीसी के अंदर एक शोषण वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एचबी से मैंने डिनोट किया है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन उपस्थित है और हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण इसका कलर कैसा होता है? लाल रंग होता है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन क्या होता है? एचबी। O2 क्या होती है? ऑक्सीजन, जो कि हम श्वसन के द्वारा हम इसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो Hb ऑक्सीजन के साथ किसका निर्माण करती है? HbO2 का निर्माण करती है। अब इस HbO2 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है या जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हम अगर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में क्या होती है? हिम धातु होती है। हीमोग्लोबिन में हिम धातु व ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है ना। हिम धातु की अगर हम बात करते हैं, हिम धातु को हम डिनोट करते हैं, किससे इंगित करते हैं? फेरस। Fe केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना, Fe फेरस। ठीक है ना। तो फेरस तो क्या होती है? इसमें धातु होती है और ग्लोबिन क्या होती है? इसमें प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन। ठीक है। उनके बाद ग्लोबिन प्रोटीन की अगर हम बात करें या हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। जैसे हम इसकी संरचना को अगर हम बात करें तो संरचना इसकी कैसी होती है? यहाँ पे 4 चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और बीच में यहाँ पे क्या है? Fe+। ठीक है। दो तो इसमें क्या होती है? अल्फा चेन होती है, दो क्या होती है? इसमें बीटा चेन होती है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है किसकी? ग्लोबिन की। ठीक है। उनके बाद में हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर हम बात करें, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 15 ग्राम पर डेसीलीटर ये इसकी मात्रा होती है। एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें या औसत अगर हम बात करें तो मनुष्य में इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 15 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये तो हो गया आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक बहिर होती है, वर्ताकार होती है। संख्या की अगर हम बात करें तो महिला व पुरुष में आपको अलग अलग इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पुरुष में इसकी संख्या 52 से 55 लाख होती है, महिला में इसकी संख्या 45 से 47 लाख पर घन मिलीलीटर होती है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और इसी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल रंग होता है। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या बंध का निर्माण करता है और इसका निर्माण होता है HbO2 का निर्माण होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की जब हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में फेरस धातु होती है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और ग्लोबिन प्रोटीन में क्या होती है? 4 चेन होती है या 4 श्रृंखलाएं होती है। तो अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, श्रृंखला होती है। तो ये आरबीसी के बारे में आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्या है डब्ल्यूबीसी? तो डब्ल्यूबीसी की जब हम बात करें तो सबसे डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सबका निर्माण, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और पिंडवाल का निर्माण अस्थि मज्जा एंड लसिका ऊतक में होता है। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। उनके बाद में डब्ल्यूबीसी को हम श्वेताणु भी बोलते हैं, सफेद व्हाइट कलर। ठीक है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। ये दोनों में डिफरेंस है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी में केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्र क्या होता है? उपस्थित होता है। तो केंद्रक युक्त होती है और रंगहीन होती है। रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता है इसका डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी की संख्या की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 7000 पर घन मिमी होती है। 7000 पर घन मिमी होती है संख्या। पुरुष व महिला में दोनों में सेम रहेगी इसकी संख्या 7000 घन पर मिमी। उनके बाद इसका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन का होता है, इसका डब्ल्यूबीसी का। उनके बाद में
यदि हम WBC व RBC की तुलना करें, दोनों का अगर हम अनुपात निकालें, संख्या के आधार पर दोनों का अगर हम अनुपात निकालें तो अनुपात आता है 600:1, यानी 600 RBC है, 1 WBC है। दोनों का अनुपात निकालें, देखो इनकी संख्या यहाँ पे लाखों में है, RBC की संख्या कितनी क्या है, लाखों में, 55 लाख, और इनकी संख्या कितनी है, 7000 ही है। तो दोनों का अगर हम अनुपात निकालें तो अनुपात कितना आएगा, 600:1। तो इसका अर्थ क्या होगा कि RBC की संख्या WBC की तुलना में 600 गुना ज्यादा होती है। तो अनुपात क्या होगा, 600:1 हो गया। अब WBC को आगे जाकर के हम कणिकाओं के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब WBC की दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कणिका में, एक तो कौन सी होती है, कणिका में, दूसरी कौन सी होती है, अकणिका में। पहले तो हो गई कणिका में, दूसरी कौन सी हो गई, अकणिका में। तो कणिकाओं, देखो नाम से पता चल रहा है, कणिका में सेवताणु, सेवताणु क्या है, WBC, ठीक है। कणिका में यानी ऐसी सेवताणु या ऐसी ऐसी WBC जिसमें कण पर्जेंट हो या कणिकाएं पर्जेंट हो, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ पे कणिका में सेवताणु की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी WBC जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती है, तो उस WBC को हम क्या बोलते हैं, कणिका में सेवताणु बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर, कणिका में जो सेवताणु होती है वो बहुकेंद्रक रूपी सेवताणु भी कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है। कणिका में सेवताणु का दूसरा नाम क्या आता है, बहुकेंद्रक रूपी सेवताणु, क्योंकि इसमें केंद्र की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसके जो केंद्रक होते हैं वो बहुरूपी होते हैं, उनका रूप अलग अलग होता है, ठीक है ना। उनका रूप क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई अंडाकार होता है, कोई वर्ताकार होता है, कोई गोलाकार होता है। तो अलग अलग रूप होने की वजह से इस प्रकार की सेवताणु क्या कहलाती है, बहुकेंद्रक रूपी सेवताणु कहलाती है। इनकी कोशिका द्रव्य में लिखा है, कोशिका द्रव्य में कणिकाएं क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। ये दो आपको इसके बारे में आपको ये दो बातें याद रखनी। अब कणिका में सेवताणु में मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ऐसी सेवताणु जिसमें कणिकाएं पाई जाती है वह भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, पहले कौन सी है, न्यूट्रोफिल, दूसरी कौन सी है, बेसोफिल, और तीसरी कौन सी है, इयोसिनोफिल। ये इसके 3 प्रकार है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कणिका में सेवताणु को हम अभिरंजन के आधार पर, किसके आधार पर, अभिरंजन, स्टेम, उसके आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल, न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन, ठीक है ना। बेसोफिल, बेसोफिल को बेस में क्षार, इयोसिनोफिल एसिड, अम्लीय, ठीक है ना। तो बेसिक न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल जो सेवताणु है वो किससे, अम्लीय व क्षारीय रंजक दोनों से क्या होगी, अभिरंजित होती है। न्यूट्रोफिल क्या होती है, उदासीन होती है। तो उदासीन होने की वजह से ये एसिड एंड बेस या क्षार या अम्ल दोनों से क्या हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है, ठीक है ना। जब ये अभिरंजित होती है तो कौन सा कलर आता है, बैंगनी कलर आता है, ठीक है ना। या हम इसका प्रैक्टिकल भी हम कर सकते हैं, अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करें ब्लड का, तो आपको WBC के बारे में आइडेंटिफाई करने के, WBC कौन सी WBC है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है या फिर इयोसिनोफिल है। तो हम अलग अलग लेंगे, अलग अलग हम स्टेन या रंजक का यूज करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एसिटोकारामाइन, कॉटन ब्लू, इयोसिन, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, रंजक होते हैं। तो उस रंजक से हम उसको स्टेन करेंगे और स्टेन के आधार पर कौन सा कलर आ रहा है, तो उसके आधार पर हम इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये न्यूट्रोफिल है, ये इयोसिनोफिल है, ये बेसोफिल है। अगर दोनों क्षारीय व अम्लीय दोनों रंजकों से अगर अभिरंजित हो रही है तो कौन सी है, न्यूट्रोफिल है। केवल अम्लीय अगर क्षारीय से हो रही है तो कौन सी है, बेसोफिल है। अगर अम्लीय रंजक से हो रही है अभिरंजित तो कौन सी हो गई, इयोसिनोफिल हो गई, ठीक है ना। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल तो क्या हो गई, अम्लीय व क्षारीय रंजक दोनों से क्या होती है, अभिरंजित होती है और कलर कौन सा आता है, बैंगनी कलर आता है। इसी प्रकार बेसोफिल की अगर हम बात करें तो बेसोफिल सारे रंजक से क्या होगी, अभिरंजित होगी और कैसा कलर आएगा, नीला कलर आएगा। इसी प्रकार इयोसिनोफिल है, तो इयोसिनोफिल अम्लीय रंजक से क्या होती है, अभिरंजित होती है, कलर कौन सा आता है, लाल कलर या गुलाबी कलर आता है, ठीक है। तो तीनों में मेन डिफरेंस तो ये अभिरंजन के आधार पर, न्यूट्रोफिल दोनों से अभिरंजित हो रही है, बेसोफिल सारी अभिरंजक से अभिरंजित होगी और इयोसिनोफिल अम्लीय रंजक से अभिरंजित होती है। इसके अलावा तीनों की और क्या प्रॉपर्टीज या गुण होते हैं,
तो न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल में कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। कोशिका पारण क्या होती है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गमन करना। तो न्यूट्रोफिल एक कोशिका से या एक डब्ल्यूबीसी से निकलकर दूसरी डब्ल्यूबीसी में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। तो इनकी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका पारण कहलाती है। ठीक है, तो आपको न्यूट्रोफिल के बारे में याद रखना है। तो न्यूट्रोफिल जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या कर रही है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर या फिर गमन कर जाती है। तो उस प्रोसेस या प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोशिका पारण बोलते हैं। ठीक है, उनके बाद इयोसिनोफिल के बारे में की अगर हम बात करें तो इयोसिनोफिल है जो एलर्जी के समय इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। एलर्जी के बारे में हम एलर्जी क्या होते हैं? एलर्जन पदार्थ, कोई बाह्य पदार्थ हमारी बॉडी में क्या करता है? प्रवेश कर रहा है और क्या कराएगा? एलर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो ऐसा बाह्य पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कोई केमिकल पदार्थ भी हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल या कोई मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, कोई एनिमल कुछ भी हो सकता है जिससे मनुष्य को क्या होती है? एलर्जी होती है। ठीक है, तो एलर्जी होती है तो कोशिकाओं में क्या होती है? कोशिका अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। अत्यधिक क्या हो जाती है? संवेदनशील हो जाती है। जब एलर्जी होती है तो उसका एक मुख्य लक्षण होता है कि ब्लड में इयोसिनोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ये याद रखना आपको कि एलर्जी के समय इयोसिनोफिल जो डब्ल्यूबीसी होती है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, साथ साथ में इयोसिनोफिल भक्षक काणु प्रकृति की होती है। अब भक्षक क्या होता है? खाने वाला या भक्षण करने वाला। आप खाएगा या भक्षण करेगा तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी बाह्य पदार्थ जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो ही वो ब्लड के टच में आता है तो ब्लड में प्रेजेंस यह कोशिका क्या करती है? इयोसिनोफिल क्या करेगी? उसका भक्षण कर लेगी, उसको मार देगी। तो इस प्रकार यह कोशिका किसमें भाग लेती है? अपने प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। प्रतिरक्षा तंत्र जब हम बात करते हैं ना, हमारी बॉडी में एक ऐसा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, जो क्या करता है? वो रोगों से लड़ने का काम करता है। अब रोग हमें क्यों होते हैं? कोई बाह्य पदार्थ जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में क्या हो रहे हैं? रोग हो रहे हैं। अब बाह्य पदार्थ में कोई जीवाणु भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, कोई अदर रासायनिक पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो ही ये पदार्थ तो बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो ही वो ब्लड के टच में आते हैं तब इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और ये इनकी संख्या होने के कारण इनकी संख्या बढ़ेगी। प्रकृति कैसी होती है? पक्षकाणु प्रकृति। तो जो बाह्य पदार्थ जो हमारे ब्लड में मिक्स हुए उनको पकड़ेगा और भक्षण करने का कार्य करेगा, उनको नष्ट करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार यह जो सेल से यह कोशिकाएं क्या कर रही है? प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। ठीक है, और यह इपेरिन वगैरह उनका निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं अकणिका में श्वेताणु। अब तक तो हम बात किसके बारे में कर रहे थे? कणिका में श्वेताणु। अब हम बात करेंगे अकणिका में श्वेताणु। तो अकणिका में जो श्वेताणु होती है उसमें कणिकाएं, उनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं क्या होती है? अनुपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में कणिकाएं अनुपस्थित होती है। यहाँ पे कणिकाएं क्या होती है? उपस्थित होती है। दोनों में डिफरेंस, कणिका में व अकणिका में। अब अकणिका में श्वेताणु की मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोसाइट, दूसरी होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट व लिम्फोसाइट। तो मोनो का अर्थ क्या होता है? एक। तो वह अकणिका में श्वेताणु जिसमें एक केंद्रक होता है उसको बोलते हैं मोनोसाइट। ठीक है ना, मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है वो आकार में बड़ी होती है। आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। बड़ी हो जाती है, ब्लड से बाहर निकलेगी, दूसरे ऊतकों में जाएगी और किसका काम करेगी? वृहत पक्षकाणु का कार्य करती है। इसी प्रकार दूसरी आती है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट आकार में बड़ी होकर के दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक तो बी सेल्स, दूसरी टी सेल्स, या बी कोशिका व टी कोशिका। और बी कोशिका व टी कोशिका दोनों ही किसमें भाग लेती है? प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। अब हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं का तीसरा भाग आता है बिंबाणु के बारे में। तो बिंबाणु की हम बात करें तो बिंबाणु का निर्माण भी कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन का होता है। इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। और विघटन इसका कहाँ पे होता है? यकृत एंड परिहान। तो एक बार हम डब्ल्यूबीसी के बारे में फिर से बात करते हैं।
तो WBC के बारे में सबसे पहली बात तो मैंने क्या लिखा है, WBC में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। दूसरी बात, इनकी संख्या महिला व पुरुष में दोनों में समान होगी, 7000 पर घन मिली इनकी संख्या होती है। तीसरी बात, इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। चौथी बात, WBC व RBC का जो अनुपात होता है, संख्या का जो अनुपात होता है वो 600:1 का होता है। ठीक है। उनके बाद में WBC को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है कि WBC के कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है नहीं पाई जाती है, उसके आधार पर इसके 2 भाग हो गए। तो पहला तो कौन सा होगा, कणिका में श्वेताणु, दूसरा क्या कौन सा होगा, अकणिका में श्वेताणु। तो कणिका में जो श्वेताणु होती है उसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है। अब कणिका में श्वेताणु में क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल दोनों रंजकों से क्या होती है, अभिरंजित होती है। बेसोफिल क्षार से अभिरंजित होती है। इओसिनोफिल अम्ल से अभिरंजित होती है। ठीक है। न्यूट्रोफिल में कोशिका पालने की क्षमता पाई जाती है, यानी एक WBC से निकलकर यह दूसरी WBC में गमन कर जाती है। इओसिनोफिल की अगर हम बात करें तो एलर्जी के समय की संख्या बढ़ेगी और भक्षण करने की इनकी प्रकृति होती है। अकणिका में श्वेताणु की अगर हम बात करें तो अकणिका में श्वेताणु 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट में क्या है, ये आकार में बड़ी होगी, WBC से आकार में बड़ी होकर के भक्षकाणु का निर्माण करेगी, यानी ये भी प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। उनके बाद में लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट में 2 प्रकार की सेल्स का निर्माण करें, बी सेल्स व टी सेल्स, जो आगे जाकर के प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। अब रक्त कणिकाओं का तीसरा भाग आता है विमाणु। विमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का सबसे पहला तो क्या है, निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जीवन काल या लाइफ स्पान का 5 से 7 दिन का होता है। विमाणु का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना, और विघटन इसका कहाँ पे होता है, यकृत में या लीवर में होता है। ठीक है। तो ये तो हो गई रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं में आपको जो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हो गई, RBC हो गई, WBC हो गई एंड प्लेटलेट्स हो गई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रक्त का कार्य। रक्त क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें रक्त के कुछ कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको जो नोट्स दिए थे उसमें सिर्फ रक्त के कार्य के सिर्फ ये 9, 10, 11 कार्य के नाम लिखे गए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले कार्य मैंने आपको लिखा था O2 का परिवहन, बस आपकी नोट्स में लिखा हुआ O2 का परिवहन। अब इसके बारे में आपको 2-3 लाइन आपको ऐड करनी है। अब ऐड क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। O2 का परिवहन हमने श्वसन के बारे में पढ़ा है, श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा है। और श्वसन तंत्र में हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि जो कि एयर हम इंटेक कर रहे हैं, एयर को जो हम ग्रहण कर रहे हैं या हवा को हम ग्रहण करते हैं, तो एयर कहाँ पे जाती है, अपने फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में क्या होती है, वायुकुपिकाएं होती है। वायुकुपिकाओं में क्या होता है, जो रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, और रक्त वाहिकाओं में क्या होता है, रक्त होता है या फिर ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। अब उसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से O2 क्या होती है, बाइंड होती है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे उपस्थित है, ब्लड के अंदर उपस्थित है। ठीक है ना। तो वही ब्लड कौन सा ब्लड जो फेफड़ों के अंदर है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड क्या हो गया, क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गई इसके साथ। अब वही ऑक्सीकृत ब्लड बोल सकते हैं हम, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिलेगी हो। तो वही ब्लड कहाँ पे जा रहा है, कोशिका तक पहुंच रहा है। तो कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो O2 का क्या होगा, परिवहन होगा। तो ये बात भी आप इसमें एक दो लाइन आप लिख सकते हो। दूसरा हम बात करते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन यह भी हमने पढ़ा पीछे। तो CO2 के परिवहन में हम बात करते हैं, यह भी हमने पढ़ा था, कोशिका में क्या हो रहा है, उपापचय हो रहा है। और उपापचय के फलस्वरूप जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। ठीक है ना। और वो CO2 का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, कोशिका में हो रहा है। अब कोशिका से CO2 हमारे फेफड़ों तक वापस कौन लाएगा, ब्लड लाएगा। तो CO2 का परिवहन भी कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ठीक है। एक आता है खाद्य पदार्थों का परिवहन। खाद्य पदार्थों का परिवहन, देखो हम बाहर से जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अपनी जो आहार नाल है वो पाचक एंजाइमों के माध्यम से उनका क्या करता है, पाचन करता है। अब खाद्य पदार्थ क्या, पहले तो हमने खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ खाया है। अब जब इनका पाचन होता है तो खाद्य पदार्थ कैसा हो जाता है, सिंपल हो जाता है, साधारण हो जाता है। अब उस खाद्य पदार्थ को
या पोषक पदार्थ को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट या वितरित करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थों का क्या होगा? परिवहन हो गया। एक आता है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, तो उत्सर्जित पदार्थ, अब उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यह भी हमने एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन में हमने पढ़ा है। उत्सर्जित पदार्थ मनुष्य का क्या होता है? यूरिया होती है। और यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? कोशिका में होता है या लीवर में होता है। ठीक है ना। जहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल चलती है। तो प्रत्येक कोशिका में जो उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं वो भी किसके द्वारा, उनका परिवहन भी किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। एक होता है रोगों से बचाव। रोगों से बचाव, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे ना कि कोई भी बाह्य पदार्थ, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो चाहे कोई भी रासायनिक पदार्थ हो, हमारे शरीर में जो ही वो प्रवेश करेंगे तो ये कोशिकाएं, कौन कौन सी कोशिकाएं? इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, है ना। ये कोशिकाएं जो कि बक्ष्काणु प्रकृति की होती है, कोशिकाएं उनको क्या करने का काम करती है? नष्ट करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को कोई भी रोग नहीं होता है हमारी प्रतिरक्षा के कारण। तो प्रतिरक्षा तंत्र में यह कोशिकाएं भाग ले रही है जो कि ब्लड का भाग है। यह कोशिकाएं किसका भाग है? ब्लड का भाग है या रक्त का भाग होती है या ब्लड में पाई जाती है कोशिकाएं, जो किसमें भाग ले रही है? प्रतिरक्षा तंत्र में भाग ले रही है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रोगों का क्या होता है? बचाव होता है। नेक्स्ट आता है चोटों की मरम्मत। हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर चोट लग जाती है तो चोट लगेगी तो सबसे पहले जो रक्त का क्या बनता है? थक्का बनता है। ठीक है। और रक्त का थक्का बनने के बाद जो जहाँ पे हमें चोट लगी है वहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो बार बार डिवाइड होती है, यानी उसकी जो विभाजन करने की जो दर है वो बढ़ेगी। विभाजन भी हमने पढ़ा था, कोशिका विभाजन हमने पढ़ा था, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। तो जब ये कोशिका जब विभाजन की दर बढ़ेगी तब उसमें जो पोषक पदार्थ है उनकी दर भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार चोटों की मरम्मत है, जो चोट की जो मरम्मत है उसमें भी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से ब्लड का योगदान होता है। नेक्स्ट आता है रक्त का थक्का। या भी हमें अभी पढ़ा हमने विषाणु के बारे में। विषाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। और रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है या जिम्मेदार होती है? प्रोथ्रोम्बिन, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? ब्लड, प्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा में भी क्या होती है? प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन होती है जो क्या करती है? ब्लड का थक्का बनाने का कार्य करती है। तो ब्लड का थक्का भी किसके द्वारा बनता है? ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट आता है ताप का नियमन। ताप नियमन, हमारे शरीर का जो तापमान जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर है। ठीक है। हमारी बॉडी का स्थायी तापमान है वो। अगर 37 डिग्री से ज्यादा हो जाता है या 37 डिग्री से अगर कम आ जाता है तो कोई ना कोई क्या होता है? डिजीज हो जाती है। ठीक है ना। आपने अभी जैसे कि कोविड-19 या कोरोना जो वायरस जो फिलहाल कंडीशन में आ रहा है तो उसमें हम थर्मल स्क्रीनिंग, नाम सुना होगा आपने, की आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर आपने न्यूज़ देखी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं कि जो अगर कोई भी कोरोना से इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, कोरोना से संक्रमित है, तो उसमें उपापचय दर बढ़ेगी। जब उपापचय दर बढ़ेगी तब बॉडी में क्या उत्पन्न होती है? हीट उत्पन्न होती है या गर्मी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बॉडी का टेम्परेचर पहले कितना, नॉर्मल कंडीशन में कितना था? 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा? 37 से ज्यादा होगा। तब हम क्या करते हैं? उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये इसका लक्षण होता है कोरोना वायरस का। तो ताप के नियमन की अगर हम बात करें तो ताप के नियमन किस प्रकार से कर रही है? जैसे कि हम ब्लड के में वाटर की क्वांटिटी की अगर हम बात करें, वाटर की मात्रा की अगर हम बात करें, जैसे हम गर्मियों में क्या आता है? हमारे शरीर में पसीना आता है, बॉडी से शरीर पसीना बाहर निकल रहा है। तो पसीना क्यों बाहर निकल रहा है? शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। ठीक है ना। तो ये कार्य भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। रक्त का थक्का हो गया, ताप का नियमन के बाद में जल का संतुलन। हमारे शरीर में जल का संतुलन भी कौन बनाता है? ब्लड बनाता है। यह भी हमने एक्सक्रीशन में या किडनी की फिजियोलॉजी जो हमने पढ़ी थी, किडनी के बारे में, किडनी यूरिन फॉर्मेशन जब हमने पढ़ा था कि जब हमारे शरीर को बॉडी में वाटर की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो डीसीटी या दुरुस्त कुंडलित नलिका में जो हार्मोन आ रहा है वो जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। तो जल का संतुलन होगा। उनके बाद में रोगों का निदान। तो रोगों के निदान की अगर हम बात करें तो कोई भी डिजीज, जब हम मनुष्य शरीर को कोई भी डिजीज जब होती है, कोई भी रोग होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्लड की जांच करवाते हैं।
ब्लड की क्या करवाते हैं, जांच करवाते हैं कि ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, बिम्बाणु या प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, ब्लड में हेमोग्लोबिन कितना है ना। तो ये सारी की जांच के द्वारा इनकी जो मान आ रहा है, टेस्टिंग के बाद जब इनका मान आता है, उसी के आधार पर हम किसी रोग को आइडेंटिफाई करते हैं या पहचान करते हैं कि इसमें ये डिजीज हो सकती है, तो रोगों की पहचान होती है। उनके बाद में हार्मोन का परिवहन। हार्मोन क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। इसका स्त्रावन कहाँ पे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, हमारी बॉडी के अलग अलग भागों में स्थित होती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा आपने, या मास्टर ग्लैंड, तो ये कहाँ पे स्थित होती है, हमारे ब्रेन में। और इनके द्वारा जो सीक्रेट जो हार्मोन है, उनका टारगेट ऑर्गन या लक्ष्य अंग क्या होता है, अलग अलग बॉडी के अंग होती है, ठीक है ना। तो उस पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, उनसे जो हार्मोन का निर्माण कर रही है, वो हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन या लक्ष्य अंग तक किसके माध्यम से पहुंचेगा, ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा। तो ये 11 ब्लड के कार्य, पहला O2 का परिवहन, CO2 का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, रोगों से बचाव, चोटों की मरम्मत, रक्त का थक्का, ताप का नियमन, जल का संतुलन, रोगों का निदान और हार्मोन का परिवहन, ठीक है। तो ये तो हो गया रक्त कणिकाएं एंड ब्लड के कार्य। अब हम कल बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आप इनको ढंग से देखना और नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक यू।